between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा के अपने भाषण में महाराष्ट्र चुनावों का जिक्र करने के बाद अब राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर से महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे को उठाया। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में, 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है और बार बार वो चुनाव आयोग से दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उन्हें कोई दस्तावेज दिया नहीं जा रहा। दर्शकों, यहाँ पर सवाल यह है कि क्या वाकई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है? अगर ये धांधली हुई है तो क्यों हुई है, किसने ये धांधली की है? इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको मेरे सूत्रों की ओर से जो जानकारी मिली कि धांधली कैसे की जाती है इसका भी उदाहरण देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। लोकसभा के अपने भाषण में राहुल गांधी की ओर से न केवल महाराष्ट्र का जिक्र किया गया था दर्शकों, बल्कि चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे गए थे। सवाल ये थे कि जब 5 साल में जितने वोटर्स महाराष्ट्र में ऐड नहीं हुए वो लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच में कैसे ऐड हो गए? आखिर ये कैसे संभव है कि जितनी इलेक्शन या जितने वोटर्स हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं उतने वोटर्स 5 महीनों के भीतर नए पैमाने पर महाराष्ट्र में ऐड किए जाते हैं? इसका यूपी बिहार कनेक्शन क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। राहुल गांधी की ओर से जहां लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था दर्शकों, तो वहीं शुक्रवार को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर से उन्होंने इससे संबंधित कई सवाल पूछे। तो जैसे कि आपने सुना, राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि आखिर 5 महीने के भीतर 39 लाख वोटर्स कैसे ऐड हो गए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि उन्हें ये शंका है कि जितने वोटर्स ऐड नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं और ये उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो शायद बीजेपी के वोटर्स नहीं थे या बीजेपी या एनडीए के जो समर्थन में जो पार्टियां हैं उनको वोट नहीं देने वाले थे। ये भी आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया। उसके अलावा राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 9.54 करोड़ वोटर्स मौजूद हैं। 9.54 करोड़, ऐसे में 9.7 करोड़ वोटर्स ने वोट कैसे दिया? ये तमाम सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए। उनका ये कहना है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें दस्तावेज दिए जाएं,
हमें इलेक्शन कमीशन की ओर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें हमें नाम, पता, एड्रेस, फोटो, सब चीज़ के बारे में पता चल सके, ताकि हम बताएं कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया गया, अगर इसे तो उसे लेकर हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। दर्शकों, अब आगे हम इस वीडियो में 2 चीज़ों को समझेंगे। क्या महाराष्ट्र में धांधली हुई, क्यों की गई, अगर की गई तो। दूसरी एक और चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो ये होगा कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि ये धांधली कैसे हुई है, और ये सूत्र जो है वो महायुति जो सत्ता में मौजूद है उनके लिए ही काम करने वाले लोग हैं। पहले समझते हैं कि अगर महाराष्ट्र में धांधली की गई तो आखिर इतना बड़ा रिस्क बीजेपी की ओर से क्यों लिया गया। दर्शकों, अगर आपको याद होगा या अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो लगातार हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो माहौल है वो लोकसभा के समय से ही बदला हुआ है। आप देखिए हुआ क्या था। महाराष्ट्र की 2 जो रीजनल पार्टीज हैं, एनसीपी और शिवसेना, दोनों को तोड़ दिया गया था। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, वो उनके ही साथ आकर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक चव्हाण पर घोटाले का आरोप लगाया था, अशोक चव्हाण बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही थी। लेकिन जब लोकसभा के नतीजे आए और महाराष्ट्र, जहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी राज्य है, वहाँ पर 31 सीटों पर 31 सीट्स में जो विपक्ष है यानी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी शामिल है, उन्हें 31 सीट्स पर जीत मिली। और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पर 2.5 साल से उनकी सत्ता थी। ऐसे में विधानसभा वो चाह कर भी नहीं हार सकते थे, और इसकी वजह है उनके उद्योगपति दोस्त। आप पता लगाइए कि मुंबई एयरपोर्ट किसके पास है, नवी मुंबई एयरपोर्ट किसको दिया गया है, धारावी के रीडेवलपमेंट का काम किसे दिया गया है, और अगर इस काम को जारी रखना है तो उन्हें सत्ता में लौटना ज़रूरी था। क्योंकि विपक्ष में मौजूद उद्धव ठाकरे ने पहले ही यह ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो धारावी का टेंडर जो अदानी को दिया गया है उसे वो स्क्रैप कर देंगे। ऐसे में ज़रूरी था कि किसी भी हालात में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कैसे ना कैसे करते हुए भाजपा को फिर से सत्ता में लाना था, और वही हुआ। जब नतीजे आए तो ये नतीजे ऐसे थे जो किसी ने भी नहीं माना। 2014 में जब मोदी लहर थी, जब देश दुनिया में मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे रहे थे, मोदी के डंके की बात की जा रही थी, तब भी महाराष्ट्र में इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें विधानसभा में आई। और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो पूरा विपक्ष है वो 50 सीटें भी नहीं ला पाई कुल 288 सीटों में से। ऐसे में तब से ही ये सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या यहाँ पर धांधली हुई है। इसके ऊपर हमने लगातार बातचीत की है। विपक्ष पर सवाल उठाया कि विपक्ष इसे लेकर क्यों बातचीत नहीं कर रहा, विपक्ष के लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अपनी ओर से तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर लिया है और वो अब इस पर एक एक कर बातचीत कर रहे हैं। जब मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं तब अदालत में भी महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो गए हुए हैं। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कम से कम 99 और कैंडिडेट्स हैं। ये सभी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव हारे हैं। वो गए हुए हैं वहाँ पर, ये सवाल उठा रहे हैं कि, और उनका ये मानना है कि हम ये चुनाव नहीं हारे हैं, और इसे लेकर वो कहीं ना कहीं अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है। अब ये रही एक बात। दूसरी बात आती है कि ये सब तो ठीक है कि ये अपेक्षित नहीं था, लोकसभा में अलग नतीजे आए, विधानसभा में अलग नतीजे आए, 5 महीने में इतने वोटर्स बढ़ गए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे, आप दीजिए तो नाम, नंबर, एड्रेस, पता, हम आपको बताते हैं कि कैसे धांधली हुई। और यहीं पर मैं आपको बता सकता हूं कि धांधली कैसे हुई। दरअसल दर्शकों, मेरा एक सूत्र है जो महायुति के लिए काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ये धांधली कैसे हुई। जो ये वोटर्स की बात अब राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, और एक हफ्ते में अगर 2 बार राहुल गांधी वोटर लिस्ट की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पकड़ा है जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। और मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने मुझे क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। ये वोटर की धांधली होती कैसे है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, अलग अलग ज़िलों में ऐसे कई लोग हैं जो शायद सालों से यहाँ पर रहते हैं लेकिन उनकी वोटर लिस्ट यहाँ की नहीं है। जैसे मसलन के तौर पर कई ऐसे ऑटो वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन उनका गाँव, उनका घर, उनका पक्का मकान जो है उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही बिहार में है। ये लोग रहते यहाँ पे हैं लेकिन वो वहाँ के वोटर्स हैं। तो ऐसे में इस चुनाव से पहले जब इन्हें अंदाज़ा लग गया कि लोकसभा में इनकी दाल नहीं गली, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर इन्हें वोट नहीं दिया गया, ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन तमाम लोगों का लिस्ट निकाला और इन लोगों को अलग अलग तरीके से, किसी को लाड़की बहन की बात की गई कि आपके घर पर जो महिला हैं उन्हें 1500 रुपये आएंगे,
किसी को आटा चक्की दिया गया, आटा चक्की का जो मशीन होता है, किसी को सिलाई मशीन दी गई, किसी को घूमने को ले गए, और इसके ज़रिए उन्हें कहा गया आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसे चेंज करना है, और उस एड्रेस को चेंज करके आपको महाराष्ट्र का एड्रेस हम करके देंगे। और इसके ज़रिए आधार कार्ड में आपने अपना एड्रेस चेंज करवाया, तो उसके ज़रिए इन्होंने इलेक्शन आईडी में आपका एड्रेस चेंज करवाया, और इन सभी लोगों के जिनके महाराष्ट्र में पक्के मकान नहीं थे, जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे लेकिन यहाँ के उनके पक्के मकान नहीं थे, उन्हें यहाँ का एक तरीके से इलेक्शन आईडी जो है उनका बनाया गया। और ये 1 साल से ये काम जो है लगातार चल रहा था, लेकिन विधानसभा से पहले और लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद इस काम को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया गया। और इसके ज़रिए हुआ क्या कि ये लोग जो उत्तर प्रदेश या बिहार या दूसरे राज्यों के वोटर्स थे, रातों रात महाराष्ट्र के वोटर्स बन गए। रातों रात महाराष्ट्र के वोटर्स बनने के बाद इन्होंने वोट किया। अब हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव तक ये महाराष्ट्र के वोटर फिर रहेंगे, फिर उसके बाद इनके एड्रेस को बदल दिया जाएगा और इनके एड्रेस को फिर से यूपी, बिहार या कहीं का कर दिया जाएगा। इसका एक जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने भी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोगों ने महाराष्ट्र में वोट दिया था वही लोग आएंगे बिहार में वोट देने। इसी तरह से ये किया जाता है। संजय राउत ने क्या कहा सुनिए। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। तो ये आप देखिए कितनी चालाकी से किया जाता है। आमतौर पर अगर आपको ये सारी चीज़ें चेंज करवानी पड़ती है तो इसके लिए लाइन नहीं लगता। जो सत्ता में मौजूद बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, उन्होंने कई एजेंसीज़ को हायर किया हुआ है दर्शकों, और उन एजेंसीज़ के ज़रिए ये नाम बदलने का काम वो व्हाट्सएप पर ही कर देते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर, उनके व्हाट्सएप के नंबर पर आप ये डेटा देते हैं कि भाई मेरा ये एड्रेस है, मुझे ये एड्रेस करवाना है और ये रहा मेरी डिटेल्स, वो उसे चेंज करवा देते हैं। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो स्थानीय एमएलए, एमपी वो हैं, जो बीजेपी, शिवसेना या फिर एनसीपी से हैं, उनके लेटर्स लिए जाते हैं, इसे बदला जाता है। और रातों रात ये जो आंकड़ा बढ़ा है, और ये जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि जब 9.5 करोड़ यहाँ पर अडल्ट हैं तो 9.7 करोड़ वोटर्स कैसे हुए, वो इसी के बदौलत हुए। ये यहाँ के वोटर्स थे ही नहीं, ये वोटर्स दूसरे राज्य के हैं जिन्हें बीजेपी ने यहाँ का वोटर्स बना दिया। यहाँ पर जब इनका काम खत्म हो जाएगा तब इसी तरह के फॉर्मूला का इस्तेमाल वो दूसरे जगहों पर करेंगे। यानी मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। जो यहाँ के वोटर्स नहीं थे, जो केवल खाने कमाने के लिए यहाँ पर आए थे, रातों रात उनके आईडी को ये सारी चीज़ें चेंज करते हुए कर रहे हैं, और ये एजेंसी के ज़रिए की जा रही है। इसलिए ना ही आपको कहीं पर लाइन नज़र आएगी, ये सभी चीज़ें डिटेल में आपको सामने नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब कुछ मोबाइल पर ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए कहीं पर भी आप देख नहीं पाएंगे। और इन लोगों को ये सब फ्री में करके दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लाड़की बहन, जिसके ज़रिए 1500 रुपये देने की बात, या अलग अलग स्कीम के ज़रिए भी इनको लुभाया जाता है, वोट लिए जाते हैं, फिर इनका जो एड्रेस है उसे चेंज कर दिया जाता है। ये पूरा स्कैम चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? आप सोचिए। आपको याद होगा पिछले बार भी हमने इस बारे में जिक्र किया था, मार्कड़वाड़ी नाम का एक गांव, जहां के लोगों ने ये फैसला किया था कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में जितने वोट पड़े हैं और जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गाँव के लोग किसके समर्थक हैं। जब उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर से बाईपोल चाहिए तो सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब उन्होंने कहा हम इसे एक मॉक पोल के जरिए करेंगे, हम खर्च करेंगे केवल हमारी तसल्ली के लिए, ताकि लोकतंत्र पर हमारा भरोसा बरकरार रहे, तब वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। पुलिस बड़े पैमाने पर भेजा गया, लोगों को डराया धमकाया गया और वहाँ पर मॉक पोल होने से रोका गया। अब एक बार फिर से कम अब विपक्ष जागकर इस मुद्दे को उठाने लगा है, और हम उम्मीद करते हैं कि केवल 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये सीमित ना रहे। देखिए, बतौर पत्रकार हम लगातार इस मुद्दे को दर्शकों उठा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष हारी है और इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी जीती है। जीते हारे कोई भी, अगर आप सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लोगों का मूड कुछ और नज़र आता है और जीतने वालों का मूड, जो जीतते हैं वो कुछ और दिखता है, तो सवाल उठना ज़रूरी है।
और यही सवाल अब विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। यहाँ पर सवाल चुनाव आयोग से भी है कि चुनाव आयोग आखिर ये लिस्ट जारी क्यों नहीं करा, उन्हें किस चीज़ का डर है। वो तो कहते हैं शेर व शायरी मारने वाले हैं हमारे राजीव जी, तो वो लिस्ट जारी कर दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नाम, पता और फोटोग्राफ के साथ हमें डिटेल चाहिए, ताकि जो चीज़ें मैंने आपको कही कि कैसे रातों रात इनके डेटा को बदल रहे हैं, लोगों के एड्रेस को बदल कर उनके इलेक्शन आईडी को बदला जा रहा है, ये हो रहा है। ये महाराष्ट्र में हुआ है, आगे जाकर ये देश के अलग अलग राज्यों में भी किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ महीने पहले लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाकर केवल वोटिंग भी करवाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी धांधली है जो लगातार जारी है और कम से कम इसका खुलासा होना ज़रूरी है। इसलिए जो डिटेल्स मेरे पास थे वो मैंने आपके सामने लाया। राहुल गांधी ने क्या कहा वो बात भी मैंने आपके सामने बताई। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग जागेगा, क्या चुनाव आयोग की ओर से वाकई कोई जवाब मिलेगा बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। ये सोचिएगा ज़रूर और सोचिएगा कि हमारे आसपास किस तरह से धांधली लगातार जारी है और अगर ये चलता रहा तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट में भविष्य में रह पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लाते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।